अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं राइटर बिनती हफीज़। मेरा ये पहला नावल है अना की कैदी रिटन बाय बिनती हफीज़। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा, तो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देगा। ये इसका पार्ट नंबर 1 है जिसका मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने लगी हूँ, और इसका ना PDF फॉर्म में भी बहुत जल्दी ये पब्लिश हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। वो अपने कमरे में बैठी फ़ोन देख रही थी। अचानक एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और इससे पूछा गया कि क्या वो जिस नंबर से कॉल की गई है इस नंबर वाले की बेटी है। इसने बोला, जी मैं हूँ। आगे से इसको जो खबर सुनाई गई वो सुनकर इसके होश उड़े थे। इसके मम्मा पापा और भाई तीनों किसी काम की वजह से घर से बाहर थे। इसको फ़ोन कॉल पर बताया गया था कि इसके मम्मा पापा और भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो इन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया है। जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुँच जाए। वो अकेली अस्पताल नहीं जा सकती थी, इसलिए अपने चाचू को कॉल करी। चाचू चाचू वो उसको बाबा के नंबर से किसी की कॉल आई थी और कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया, वो इन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया है। उससे सही तरीके से बात भी नहीं हो रही थी और वो अटक अटक कर बोलती रही। ये सुनकर एक चाचू भी परेशान हुए थे। इसको कहती है कि मुझे अस्पताल ले जाएंगे प्लीज़ चाचू। इसके चाचू जो दूसरे मोहल्ले में रहते थे इसको बोलते हैं कि वो आ जाए, वो उसको अस्पताल ले जाएंगे। वो जल्दी जल्दी उठकर अबाया पहनती है और चाचू के घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में वो अपने मामू जो कि डॉक्टर हैं इनको कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करती है। इनको वो वाले अस्पताल जाने का कहती है जहाँ जहाँ इसके मम्मा पापा को ले जाया गया था। ब्लैक सूट में मलबूस, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर वो मखसूस सदमहरी। वो जब रफ्तारी से गुजरा तो जैसे हवाओं का रुख थम गया। इसका चेहरा गोया संगमरमर से तराशा गया था, जिसके तीखे और वासिया नकूश इसकी मजबूत शख्सियत का पता देते थे। गहरी बुरी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक और पुख्तगी थी जो सामने वाले के दिल में झांक लेने की सलाहियत रखती थी। इसके चेहरे पर हर वक्त एक बारोब संजीदगी तारी रहती जो इसे आम लोगों से मुमताज़ करती थी। इसकी चौड़ी और कुशादा पहचानी इसकी जहानत की खुमाजी करती थी, जबकि भूख के दरमियान पड़ने वाली हल्की सी शिकन इसकी गहरी सोचों का पता देती थी। मजबूती से पेंजे हुए लब जो कम गोई की आदि थे, मगर जब खुलते तो लहजे का ठहराव किसी को भी मुतासिर कर देता था। गहरी गंधमी रंगत और हल्की सी बढ़ी हुई तुर्शीदा दाढ़ी जिसकी मर्दाना वजाहत का मज़ीद निखार देती थी। वो खामोश रहता तो इसका चेहरा किसी जलाल वाले बादशाह जैसा लगता। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी सहर अंगेज़ शख्सियत ने पूरे माहौल को अपने सहर में जकड़ लिया। और इसके सख्त गिर नकूश और मजबूत जबड़े इसके अजीज अज़्म इस्तकलाल की कहानी सुनाते थे। इसकी स्याह अकाबी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें उदासी और हमदर्दी के कई रंग छुपे हुए थे। इसके चमकते हुए स्याह बूटों की आहट पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। वो कोई आम इंसान नहीं, इस शहर की तकदीर बदलने वाला बिजनेस टाइकून था जिसके एक इशारे पर करोड़ों की डील्स मंसूख हो जाती थी। इसकी आंखों में वो गहरा ठहराव था जो तूफान से पहले की खामोशी जैसा होता है। वो बोलता कम था, लेकिन जब बोलता था तो लोग फैसले लिखते थे। इसकी शख्सियत में एक ऐसी ही थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके सामने नजरें उठाने की हिम्मत न करें। ये मंजर है द अपेक्स ग्रुप का कॉन्फ्रेंस रूम का, जिसमें इस वक्त शहर के बड़े बड़े सरमायाकार मेज़ के गिर्द बैठे थे। सबके चेहरों पर तनाव था, क्योंकि वो जानते थे कि जिस शख्स का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो सौदा नहीं बल्कि शिकार करता है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ पूरे कमरे का दर्जा हरारत जैसे गिर गया। इसने अपनी फाइल मेज़ पर नहीं रखी बल्कि इसे अपनी सेक्रेटरी की तरफ उछाल दिया और खुद इत्मीनान से सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ गया, सब पर एक फातिहाना नज़र डालते हुए। आप सब यहाँ पर इस उम्मीद पर बैठे हैं कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट में हिस्सा दूंगा, लेकिन सच तो ये है कि मुझे शराकतदारों की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो मेरे इशारों पर चल सके। एक इन्वेस्टर हिचकिचाते हुए, सर लेकिन सर हमारी भी कुछ शराइतें। मुनाफे का तनासुब मुस्तर्द लहजे में बात काटते हुए बोला, शराइत वो रखते हैं जिनके पास मतबादल हो। आपके पास डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा नाम इस डील के साथ जुड़ना ही आपके गिरते हुए शेयर्स के लिए ज़िंदगी की ज़मानत है। मुनाफा मैं नहीं बांटता, मैं सिर्फ खैरात देता हूँ, और इस बार मेरी खैरात की कीमत आप लोगों की मुकम्मल खामोशी और मेरी गुलामी है। बिजनेस की दुनिया का वो शिकारी था जो कभी अपना निशाना नहीं चुकाता था। इसके कोट का हर बटन इसकी कामयाबी की एक नई दास्तान सुनाता था। वो जिस महफिल में कदम रखता वो महफिल इसी के नाम हो जाती। अस्पताल पहुंचकर इसे पता चलता है कि इसके भाई की मौत मौके पर हो गई थी। ये सुनकर वो साकत रह गई। सुन होते वजूद के साथ वो नीचे बैठती चली गई। कुछ वक्त वो सुन दिलो दिमाग के साथ बैठी रही। फिर किसी ख्याल के तहत इसने इधर उधर देखा तो मामू पर नजर गई जो पास रखे बेंच पर बैठे थे। वो दौड़कर इनके पास आई और मामा पापा के बारे में पूछने लगी। बेटा, अभी डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बस दुआ करो वो ठीक हो। मामू, वो
वो ठीक होंगे ना मामू, बताएं ना वो ठीक होंगे। हाँ बेटा जी, वो बिल्कुल ठीक होंगे, आप बस दुआ करो। जाने मामू ने खुद को तसल्ली दी थी या उसको। वहाँ बैठे उनको दोपहर से रात हो गई थी, पर डॉक्टर्स ने कोई जवाब नहीं दिया था। रो रो कर इसकी आंखों का बुरा हाल था। इसकी हालत इस वक्त उजड़ी हुई शहजादी की तरह थी। 8 घंटे बाद इसके बाबा को थोड़ा होश आया था। वो होश में आते ही इसका नाम ले रहे थे। नर्स ने आकर कहा कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, वो किसी माहिर को बुला रहे हैं। वो जो भी है प्लीज़ जाकर इनसे मिल ले। इससे पहले कि नर्स अपनी बात पूरी करती, वो अंदर को भागी थी। अंदर अपने बाबा को मशीनों में जकड़ा देखकर एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर इसकी आरस पर गिरा था। वो छोटे छोटे कदम उठाकर इन तक आई थी। अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करके इसके बाबा ने आंखें खोली थी। माही, मेरी जान, इन्हें बोलने में मुश्किल हो रही थी। वो अटक अटक कर बोल रहे थे, बाबा जानी देखें, मैं आपके पास हूँ। रोते हुए बोली थी, तुम्हारी मामा और भाई कैसे हैं? इनके बारे में सुनकर माहिर परेशान हुई थी कि अब बाबा को कैसे बताए। बाबा जानी वो ठीक हैं, आप बताएं कैसे हैं, दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? इनकी तबीयत के पेश नज़र इसने इनको कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जब झूठ बोलती थी तो वो नज़रें चुरा लिया करती थी। अब भी इसने ऐसा ही किया था। मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मेरी जान, अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे जाना होगा। वो उखड़ती सांसों के साथ बोले थे। अपनी सारी हिम्मत जमा करके वो थोड़ा ऊपर होकर इसके सर पर अपना कांपता हुआ हाथ रख गए थे। वो नहीं में सरेर आ रही थी। अपने बाबा का हाथ बेजान वजूद झंझोड़ा था। नहीं बाबा जान नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपकी बेटी स्ट्रोंग नहीं है बाबा जान। इसने जुकाम ज़दा सांस अंदर खींची थी। मेरा वक्त डॉलर से ज़्यादा महंगा है, अगर आपको मेरी शराइत पसंद है। नहीं तो दरवाज़ा खुला है, लेकिन याद रखिएगा इस दरवाजे से बाहर निकलते ही आपका नाम मार्केट से मिट जाएगा। मैं जिस बात का सौदागर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अदाद शुमार से मतलब है। अगर आपका काम मुझे मुनाफा नहीं दे सकता तो आपकी मेहनत की मेरे नज़दीक रद्दी जितनी औकात भी नहीं। अब सोचना आपको है, लोग रिस्क लेते हैं, मैं तकदीर बदलता हूँ। मेरी एक हाँ आपको आसमान पर ले जा सकती है और एक ना आपको सड़क पर ला सकती है। ये प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब नहीं है, मेरी जिद है। मैं अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसने कलम उठाया और कागज़ पर दस्तखत किए बगैर सबकी तरफ देखा। आपके पास 10 सेकंड हैं सोचने के लिए। या तो मेरे साथ रहकर तारीख रकम करें या मेरे खिलाफ जाकर किस्सा पारिन्या बन जाए। वक्त शुरू होता है अब। जब इसने देखा कि वो नहीं उठ रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो वो भागती हुई बाहर आई थी। डॉक्टर डॉक्टर देखें, बाबा जान आंखें नहीं खोल रहे हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए तो दिखाई दिए थे। आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। ये अल्फाज सुनकर इसने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया था। अब झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं आप। मामू देखें, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झूठ बोल रहा है। आंसू बतवाकर इसके आरिस पर बह रहे थे। बस इसके बाद इसने खामोशी इख्तियार कर ली। शायद इसे एहसास हो गया था कि वो अब नहीं रहे। थोड़ी देर बाद चाचू इसके बाबा और भाई की लाश लेकर घर चले गए थे। इन्होंने इसके साथ चलने का बोला था, पर वो नहीं गई। अब वो मुसलसल अपनी मामा के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि भाई और बाबा को खोने के बाद वो अपना वाहिद रिश्ता अपनी माँ को खोने की हिम्मत नहीं रखती थी। इन 10 सेकंड के ख़त्म होने से पहले ही बहुत से बिजनेसमैन ने इसके साथ डील के लिए हाँ कर दी थी, और सिर्फ जो सोचते रह गए वो पछता रहे थे। 10 सेकंड्स के से ज़्यादा वक्त इसने किसी को नहीं दिया था। डील साइन करके फाइल अपनी सेक्रेटरी को देता हुआ अपनी कुर्सी से उठा और मकरूर चाल चलता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर गया था। रात का वक्त था। शहर के सबसे महंगे पेंट हाउस की छत पर पूरे शहर की रोशनियाँ इसके कदमों तले बिखरी हुई थी, जैसे कोई कीमती कालीन हो। वो हाथ में जूस का गिलास हमें पुरसुकून मगर फातिहाना नज़रों से उफ़क़ को देख रहा था। इसके चेहरे पर वो मखसूस सर्द मुस्कुराहट थी जो किसी बड़ी तबाही के बाद ही नमूदार होती थी। इसका सेक्रेटरी डरते डरते करीब आया। सर, शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन नीचे हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपको इस तरीके डील की मुबारकबाद देना चाहते हैं। वो बगैर मुड़े सर्द लहजे में बोला, मुबारकबाद वो देते हैं जिन्हें मेरी जीत पर हैरत हुई हो। इन सबसे कह दो कि वो नीचे मेरी कामयाबी का जश्न नहीं, अपनी हार का सोग मना रहे हैं। मैं इनके झूठे कहकों में अपनी जीत की तौहीन नहीं करना चाहता। लोगों को लगता है कि मैंने ये डील जीती है। सच तो ये है कि मैंने इन सब की हिम्मत खरीदी है। अब शहर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। मेरी कामयाबी का शोर मेरे दुश्मनों की खामोशी में छुपा होता है। जितना वो चुप रहेंगे, समझो मेरी जीत इतनी ही बड़ी है। जश्न इनके लिए होता है जो कभी कभी जीतते हैं, मेरे लिए सिर्फ एक रूटीन है। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। इसने अपना गिलास फिजा में बुलंद किया और खालीपन में देख कर बोला, ये उन लोगों के नाम जिन्होंने सोचा था कि वो मुझे गिरा देंगे, मुझे यानी गाजियान खानजादा को। आज मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से इनके कद भी नजर नहीं आते। मेरी बुलंदी ही इन सब की सबसे बड़ी सज़ा है। इतने से वक्त में इस छोटी सी लड़की ने इतना सब देख लिया था। शायद वो बहुत हिम्मत वाली है जो अब तक अपने हवास में है। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक अपने हवास खो चुका होता। अगला दिन शुरू हो चुका था, पर इसकी मम्मा को अभी तक होश नहीं आया था। दूसरी तरफ इसके बाबा और भाई की लाश को गुसल दे दिया गया था। इसका इंतज़ार हो रहा था कब वो आए और कब इनको दफन किया जाए।
اب صبح کے وقت اس کے ماموں بہت مشکل سے اس کو گھر لے کر آئے تھے. اپنے ماں باپ اور بھائی کو ایسے پڑا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. ان کے ساتھ گزرے حسین پل، وہ ہنسنا مسکرانا، وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. یہ گاڑی کھڑی تھی. کون آیا، کس نے آ کر گلے لگایا، اس کو کوئی ہوش نہیں. اب تو اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے. اب وہاں صرف ایک ٹھہراؤ تھا. وہ جو وائٹ پیلس آیا تھا، رات بہت ہو چکی تھی. اس کی ایک عادت تھی، وہ جب بھی گھر آتا تو سب سے پہلے جہاں بیگم کے کمرے میں جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ سیدھا جہاں بیگم کے کمرے میں گیا تھا. وہ اس وقت سو رہی تھی. اس نے جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمبل ٹھیک کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا. دی وائٹ سنیک چوری. غازیان کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا استقبال کرتا تھا، جیسے کسی برفانی غار میں قدم رکھا. کمرہ ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، مگر وہاں سامان بھرا انعام تھا. سفید اطالوی ماربل کا فرش اتنا شفاف تھا کہ اس میں چھت کا عکس دکھائی دیتا. دیواروں پر کوئی پینٹنگ نہیں تھی، بس ایک دیوار مکمل شیشے کی تھی جو رات کے سیاہ آسمان اور دور چمکتے شہر کے لیے ایک بڑی فریم کا کام کرتی تھی. کمرے کے عین وسط میں ایک بڑا سا سفید بیڈ تھا جس پر چادر کی ایک شکن بھی نہیں ہوئی تھی. اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں کوئی سوتا نہیں، بس وقت گزاری کرتا ہے. اس کے کمرے میں کوئی خوشبو نہیں تھی، بس ایک خالی پن کی بو تھی جو انسان کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے. اس وقت اس کو آرام کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ صبح اٹھ کر دادی کی ڈانٹ بھی کھانی تھی. یہ سوچ جاتے ہی اس کے وجیہہ چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. دادی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کو کب نیند آئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. آخرکار اتنے وقت کے بعد اس کی ماما کو ہوش آ ہی گیا تھا. اس وقت اس کے پاس ہی بیٹھی تھی جب ان کی آنکھوں میں جنبش ہوئی. ماما دیکھیں، میں آپ کے پاس ہوں. وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی. وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں اور ہاتھ اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. ماہی یہ دیکھ کر جلدی سے ان کا ہاتھ تھامتی ہے. ماہر، میری بچی، تمہارے بھائی اور بابا کیسے ہیں؟ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلا کے لاؤں؟ ماہر نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا. میں ٹھیک ہوں بچے، پر آپ نے اپنی کیا حالت کی ہوئی ہے؟ آنکھیں دیکھو اپنی، انہوں نے فکر مند لہجے میں کہا تھا. میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا بتائیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا. تمہارے بھائی اور بابا ٹھیک ہے نا ماما؟ آپ کو اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بات کو نظر انداز کرتی، ماجبین بیگم بول اٹھی تھی. مجھے بتاؤ بیٹا، کیا چھپا رہی ہو؟ نہیں ماما، میں آپ سے کیا چھپاؤں گی، وہ ٹھیک ہے دونوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا. لیکن وہ ماں تھی، سمجھ گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. تمہیں میرے سر کی قسم، بتاؤ کیا بات ہے؟ ماما وہ بھائی اور بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ اپنے ہی رہے. وہ روتے ہوئے انہیں بتاتی ہیں. ماجبین بیگم کی آنکھوں میں ایک دم پھیلاؤ ہوتا ہے. وہ ماہر کا ہاتھ زور سے پیچھتی ہیں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن دل کا دورہ پڑنے سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں اور پھر وہ دم توڑتی ہیں. ماہر کو بالکل تنہا چھوڑ کر وہ اپنے پیاروں کے پاس چلی جاتی ہیں.